वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट रेडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एमआरआई की कंप्लीट हिस्ट्री, कब से एमआरआई का ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और आखिर एमआरआई की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट द हिस्ट्री ऑफ एमआरआई। एनएमआर, अगर आप एमआरआई के बारे में सुनना चाहते हैं तो आपने बहुत बार एक टर्म सुना होगा, दैट इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। एमआरआई एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी आर द टर्म्स यूज्ड अल्टरनेटिवली। मतलब ये तीन टर्म हैं जो हम अलग अलग टाइम पर यूज करते हैं, बट फॉर रिलेटेड स्टडीज है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए। एनएमआर एक अलग टेक्निक है, आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी एक अलग टेक्निक है, एमआरआई एक अलग टेक्निक है, बट ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से ऑल्टरनेटिवली कनेक्टेड है। NMR is the spectroscopic study of magnetic properties of the nucleus of atom। अगर एनएमआर की हम बात करें तो ये एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी है। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो भी उसके सब ऑर्डिनेट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, ये हमारा एक एटम है, एक इलेक्ट्रॉन है। Just a minute. Let me erase this first. Yeah. So ये हमारा एक प्रोटॉन मान लेते हैं, ये प्रोटॉन है। इस प्रोटॉन का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अगर मैं यहाँ पर एक मैग्नेट प्लेस कर देता हूँ तो इसका ये साउथ पोल होगा और दूसरी मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल होगा। तो इसमें होता क्या है, जब आप किसी पर्टिकुलर एक प्रोटॉन को या किसी भी न्यूक्लियस की जब हम बात करते हैं तो वो अपने ही एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, वो एक अपनी ही एक्सिस के अराउंड कंटिन्यूअसली स्पिन करता है, जिसकी वजह से वो एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। यही जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इस ही पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम उसका जो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस बोलते हैं। तो जब आप इस न्यूक्लियस को या इस प्रोटॉन को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये एक बार मैग्नेट की तरह काम करेगा। जैसे कि एक बार मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल होता है, वैसे ही इसके भी दो पोल्स हो जाएंगे और एक पोल दूसरा पोल के मैग्नेट के साथ जो है वो अपने आप को अट्रैक्ट कर लेगा। यानी इसका नॉर्थ पोल मैग्नेट के साउथ पोल से अट्रैक्ट हो जाएगा और इसका साउथ पोल मैग्नेट के नॉर्थ पोल से जो है अट्रैक्ट हो जाता है। तो जो हमारा ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, ये इसी ही चीज पर जो है बेस्ड है। इसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल को यूज करके एमआरआई को डेवलप किया गया। सो इन 1946 फेलिक्स ब्लॉच एंड स्टैनफोर्ड एंड एडवर्ड पर्सेल एट हार्वर्ड इंडिपेंडेंटली डिस्क्राइब्ड एनएमआर इन सॉलिड। तो ये जो दो फेसेस आप देख रहे हैं, यही हैं वो जिन्होंने एनएमआर का दो अलग अलग जगह पर प्रिंसिपल को प्रूव किया, एक फेलिक्स ब्लॉच और एक एडवर्ड पर्सेल। फेलिक्स ब्लॉच ने ये स्टडी की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जबकि एडवर्ड पर्सेल ने किया इसको अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। इंडिपेंडेंटली दोनों ने सॉलिड के अंदर न्यूक्लियर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बताया, जबकि एमआरआई जो है वो हम ह्यूमन बॉडी पर कर रहे हैं और ह्यूमन बॉडी सॉलिड नहीं होती है, ये आप जानते हैं। सॉफ्ट टिश्यूज प्रेजेंट है, सेमी सॉलिड है, हमारी बॉडी में वाटर प्रेजेंट है मोर देन 70%। तो इन सब की वजह से ये सॉलिड पे तो हमारी बॉडी जो है फिट नहीं हो रही है, ये प्रिंसिपल भी हमारी बॉडी पर फिट नहीं होगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक ले जो इन्होंने एक फाउंडेशन बनाया है, उसके बेसिस पर एमआरआई का डेवलपमेंट हुआ है। सो दे शेयर्ड द 1952 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर दिस वर्क। और जब उन दोनों ने सॉलिड में ये एनएमआर की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया तो दोनों को एक शेयरिंग नोबेल प्राइज जो है प्रेजेंट किया गया फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क इन द फिजिक्स डिपार्टमेंट। तो ब्लॉच ने इस स्टडी को कंटिन्यू रखा, एक्सटेंसिव स्टडीज विद एनएमआर ऑफ वाटर, देयरबाय लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर लेटर डेवलपमेंट लीडिंग टू एमआरआई। और इन्होंने ये कंटिन्यू किया था वाटर में, इसी की वजह से ही ये है एमआरआई का जो डेवलपमेंट हो पाया। रीजन क्या है, क्योंकि हमारी बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है वो वाटर से बनी है, मोर देन 70% वाटर है। तो इसीलिए एनएमआर का प्रिंसिपल जो कि वाटर के ऊपर था वो हमारी बॉडी के ऊपर भी अप्लाई हो पाया। ब्लॉच therefore is to MRI but रॉन्जन is to एक्सरे इमेजिंग। तो रॉन्जन को अगर आप भूल गए तो मैं आपको एक बार फिर इस डायग्राम के थ्रू बता दूं, ही इज द फादर ऑफ रेडियोलॉजी। इन्होंने एक्सरेज की डिस्कवरी की। तो जो एक्सरे इमेजिंग के लिए
रॉन्जन है वही एमआरआई के लिए ब्लॉच है, क्योंकि अगर ब्लॉच ने वाटर के ऊपर एनएमआर का प्रिंसिपल अपना प्रूव नहीं किया होता तो डेफिनेटली आज एमआरआई जो एक बहुत ही बड़ी मॉडलिटी सॉफ्ट टिश्यूज के लिए बन गई है वो आज शायद एग्जिस्टेंस में ही नहीं होती। ब्लॉच प्रपोज्ड द न्यूक्लियस बिहेव लाइक अ मैग्नेट, और ब्लॉच ने बताया कि जो न्यूक्लियस है वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन बताई कि अगर किसी न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है या दोनों का जो टोटल है वो अगर इवन नंबर में होगा देन दे विल हैव नो मैग्नेटिक मोमेंट, उनका जो मैग्नेटिक वेक्टर होगा वो जीरो होगा, क्योंकि मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर एटम में दो उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, तो एक प्रोटॉन है प्लस एक न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अगर इनमें 2+1 प्रेजेंट है तो 2+1 से क्या होने वाला है, 2 प्रोटॉन होंगे और प्लस आपका एक न्यूट्रॉन होगा, तो एक एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैंसिल कर देंगे, बट एक जो एक्स्ट्रा स्टिल बच जाता है वो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। तो इसी तरह से जो आपका ये ऑड नंबर्स हैं ये हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं और इन्हीं की वजह से हम एमआर को जो है ये पॉसिबल हो पाया है। जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं, 1H1 आप फॉर्मूला जानते हैं, तो न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन मिलता है और उसका अपना एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, हमारी बॉडी में मैक्सिमम स्ट्रेंथ में मिलता है, इसीलिए उसको यूज कर पाते हैं। ही डिस्क्राइब दिस न्यूक्लियर मैग्नेटिज्म बाय व्हाट इज नोन एज ब्लॉच इक्वेशन, और उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक इक्वेशन दी और उसको ब्लॉच इक्वेशन बोलते हैं। NMR is not an imaging technique but rather a method to provide spectroscopic data concerning। अगर देखा जाए तो एक्चुअल में NMR कोई एक इमेजिंग टेक्निक नहीं है, उससे हमें कोई इमेजेस नहीं मिलते हैं, बट उसकी हेल्प से हमें क्या मिलते हैं, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो उसकी हेल्प से हमें मिलती हैं कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, वो भी तब जब आप जो है ह्यूमन बॉडी को प्लेस करते हैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमारी बॉडी के प्रोटॉन्स डिफरेंटली बिहेव करते हैं और उसके हिसाब से हमें एक डेटा मिलता है जिसे प्रोवाइड करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, जिसे स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। तो ये एनएमआर को यूज करके हुआ, इमेजिंग नहीं हो रही है, इमेजिंग के लिए एमआरआई करना अलग इसी प्रिंसिपल पे बनता है। सो in the early 1970s, Raymond Damadian first showed that malignant tissue has different NMR spectrum from that of normal tissue. He is Sir Raymond Damadian. इन्होंने एक्चुअल में एमआरआई बनाया। डेफिनेटली जो ब्लॉच हैं उन्होंने एक एनएमआर का प्रिंसिपल दिया, लेकिन इन्होंने एमआरआई मशीन बनाई नहीं थी। एमआरआई मशीन बनाने वाले जो हैं वो हैं सर रेमंड डेमेडियन। इन्होंने बताया कि जो एनएमआर की जो स्पेक्ट्रम है वो डिफरेंट है। किस में डिफरेंट है? मैलिग्नेंट टिश्यूज में इन कंपेयर टू दोज ऑफ नॉर्मल टिश्यूज। इन दोनों के बीच में जब उन्होंने कंपेयर किया, he accomplished his first body image in 1976 using magnetic field gradient to localize NMR signal, and the image took almost 4 hours to produce. इन्होंने इतना ये अपना 1970s में जो स्टडी स्टार्ट किया था, स्पेक्ट्रम को कंपेयर किया मैलिग्नेंट टिश्यू और सॉफ्ट नॉर्मल टिश्यूज के बीच में, फिर इस स्टडी को कंटिन्यू रखा और अपनी इस मशीन को और डेवलप किया, मैग्नेटिक फील्ड को यूज किया और उसको यूज करके इन्होंने पहला इमेज बनाया जो ह्यूमन बॉडी का था, वो बनाया 1976 में। एनएमआर सिग्नल को ही इन्होंने लोकलाइज करके बनाया था और उस एक इमेज को बनाने में लगभग उनको 4 घंटे का टाइम लग गया। तो ये वो स्कैनर है, ये वो मशीन है एमआरआई का जो सबसे पहले उन्होंने डेवलप किया था एज एन इंजीनियर। So, Damadian is known for building the first full body MR scanner which he named the Indomitable। अगर आप यहाँ पर देखें तो डेमेडियन ने जो सबसे पहला फुल बॉडी एमआरआई स्कैनर बनाया था, मतलब आप यहाँ से किसी भी बॉडी पार्ट का एमआरआई कर सकते थे, नॉट ओनली ब्रेन, तो वो था इंडोमिटेबल, उनकी सबसे पहली मशीन। His work
focused on using NMR to detect differences in tissue signals, particularly between healthy and diseased tissues. तो जैसे कि इन्होंने NMR को यूज ही इसलिए किया था ताकि ये मैलिग्नेंट टिश्यू और जो हेल्दी टिश्यूज है उनके बीच में डिफरेंशिएट कर सके। वो किस बेसिस पे कर पाए? वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो डेटा, जो NMR डेटा आ रहा था उसके बेसिस पर। His development of the first MRI scanner laid the foundation for subsequent evaluation of MRI technology into a widely used diagnostic tool in medicine. अब क्योंकि इन्होंने भी एक्चुअल बहुत इमेजिंग टाइप मशीन नहीं बनाई थी कि इससे डायरेक्टली जो है बहुत बेटर क्वालिटी के इमेजेस हमें मिल रहे हो, ये क्या कर रहे थे? एनएमआर को ही डिटेक्ट करते थे और किस चीज को बताते थे? डिफरेंशिएट करते थे सिग्नल्स के बीच में, जो एक हेल्दी टिश्यू और एक डिजीज टिश्यू के बीच में आया। इसीलिए इनका ये डेवलपमेंट फर्स्ट एमआरआई स्कैनर बनाने में हेल्प कर पाया, जो इवोल्यूशन था आज के टाइम में जो एमआरआई टेक्नोलॉजी यूज होती है उसके लिए। At this time, Paul Lauterbach conceived the idea of using magnetic field gradient to create special images using nuclear magnetic resonance. So he is Paul Lauterbach. उन्होंने भी इसी सिमिलर टाइम पर ऐसा मतलब लोगों का बहुत सारी जगह पर ऐसा क्लेम किया जाता है कि पॉल लॉटरबर्ग ने जो है वही कॉन्सेप्ट यूज किया जो सर रेमंड डेमेडियन का था। तो उन दोनों के बीच में ऐसा ये बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, बट उन्होंने कभी भी पॉल जो लॉटरबर्ग हैं इन्होंने सर रेमंड डेमेडियन के आइडियाज को यूज नहीं किया है, ऐसा वो क्लेम करते हैं। सो इन्होंने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट्स को यूज किया और एक स्पेशल इमेजेस यानी सेपरेट इमेजेस जनरेट करने के लिए एनएमआर का यूज किया। Here he realized that by applying gradients to magnetic field, it would be possible to specially encode signals from different locations within the body, thus creating detailed images. मतलब उन्होंने इन ग्रेडियंट कॉइल्स को बनाया। ग्रेडियंट्स कॉइल क्या है? ये हम जब हार्डवेयर ऑफ एमआरआई पढ़ेंगे देन आई विल डिस्कस इन डिटेल व्हाट आर दी ग्रेडियंट कॉइल्स और वो कैसे काम करते हैं। तो ग्रेडियंट कॉइल उन्होंने डेवलप किए और उन्होंने ये अपने आइडिया से मेक श्योर किया कि कैसे एक पर्टिकुलर लोकेशन से सिग्नल आए और उस सिग्नल को डिटेक्ट किया जा सकता है। क्लिनिकल इमेजिंग एप्लीकेशन ऑफ एमआरआई इंक्रीज्ड इन मिड 1980s और उसके बाद जब इनका ये डेवलपमेंट हुआ देन द क्लिनिकल यूज ऑफ एमआरआई वाज टेकन हाई लीप इन द मेडिकल डायग्नोस्टिक टेक्निक इन द मिड 1980s। तो इस तरह से पूरा जो इवोल्यूशन हुआ है एमआरआई का इन द हिस्ट्री ऑफ एमआरआई, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने भी जो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के डेवलपमेंट में चाहे वो फाउंडेशन दिया हो या फिर कंप्लीटली कोई एक मशीन को डेवलप किया हो। लेटर ऑन पॉल लॉटरबर्ग को नोबेल प्राइज भी मिला फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस करंट डिजाइन ऑफ एमआरआई मशीन। अब क्योंकि हम इतना डिस्कस कर रहे हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी बताया, मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल भी बताया, बट अभी तक हम ये नहीं जान पा रहे हैं why do we need MRI? So the MRI scan is a medical imaging procedure that use a magnetic field and radio wave to take pictures of the body's interior. मतलब MRI की हमें जरूरत इसलिए है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो इससे पहले जो आप मॉडलिटीज आप पढ़ते आ रहे हैं, चाहे वो एक्सरे हो, मेमोग्राफी हो, सीटी स्कैन हो, सभी में रेडिएशन का यूज हो रहा है। और रेडिएशन हम जानते हैं, बार बार मैंने अभी आपको मेरी ही सीरीज में जहां पर रेडिएशन फिजिक्स हम डिस्कस कर रहे थे, रेडिएशन प्रोटेक्शन के बारे में आपके साथ डिस्कस किया कि वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो ये क्यों इसकी नीड है? ये रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी रेडियो वेव्स को यूज करता है, मैग्नेटिक फील्ड को यूज करता है हमारी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की इमेजेस प्रोवाइड करने के लिए। स्पेशली ये हमारे सॉफ्ट टिश्यूज की इमेजिंग है, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी नीड है एमआरआई की सॉफ्ट टिश्यूज के लिए विदाउट रेडिएशन। It is used to investigate or diagnose conditions that affect soft tissues such as tumors or brain disorders. इसको हम यूज करते हैं ताकि ब्रेन में या कहीं पर पूरी बॉडी में कोई ट्यूमर, कोई सिस्ट, कोई ऐसा सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि एबनॉर्मल है या नॉर्मल है, उन्हीं को डिटेक्ट करने के लिए, उन्हीं को इन्वेस्टिगेट या डायग्नोस करने के लिए एमआरआई की रिक्वायरमेंट है। It is made with radio frequency pulse in range of 1 to 8 megahertz and high strength magnetic field. जो एमआरआई को एक्चुअल में यूज किया जाते हैं, जो दो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और रेडियो फ्रीक्वेंसी है, उन दोनों की अगर एनर्जी रेंज देखी जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ टेस्ला में होती है, यानी 1.5 टेस्ला और 3 टेस्ला और 0.5 टेस्ला और 0.75 टेस्ला अकॉर्डिंगली, जहां पर जैसी रिक्वायरमेंट है। और उसके साथ साथ जो
रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो 1 से 80 मेगाहर्ट्ज के बीच में यूज किया जाता है। तो इनकी हेल्प से आप इनको एज एन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी सिर्फ एनएमआर भी यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो इनकी डिटेल्ड इमेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये है नीड एमआरआई की हमारे डिपार्टमेंट में, क्यों आखिर हमें एमआरआई की जरूरत पड़ती है। मैग्नेटिक फील्ड में जाते ही हाइड्रोजन प्रोटॉन्स देखेंगे किस तरह से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, और फिर वो बंद करने के बाद वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं। So thank you so much for being there for the history of MRI and need of MRI. Please do not forget to subscribe our YouTube channel for more videos. Be connected. We'll be sharing all the related lectures. Either it is related to MRI, CT scan, or ultrasound, or maybe radiological procedures and anatomy. We will discuss everything related to radiology. That is why the channel is known as All About Radio. Thank you so much. Have a good day.